नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अपराध की दुनिया में कहानियां बहुत चलती हैं। इन्हीं कहानियों में ढेर सारे तथ्य छिपे होते हैं और इन्हीं कहानियों के बीच से कई सारे तथ्यों को गायब भी कर दिया जाता है। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या की कहानी में मास्टरमाइंड ही नहीं है। बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई माफिया नहीं बनता और बिना राजनीतिक संरक्षण के हटाए कोई माफिया नहीं मारा जाता है। सुरक्षा में चूक एक बड़ा सवाल तो है, मगर यह संभव नहीं लगता कि पुलिस की अभिरक्षा में किसी को मार देने की योजना 3 लोगों ने केवल पहचान और पैसा कमाने के लिए बना ली। इसमें कोई शक नहीं कि अतीक अहमद एक दुर्दांत अपराधी था। 100 से अधिक मुकदमों में जमीन कब्जा से लेकर हत्या के कई मामलों के डिटेल बता देते हैं, लेकिन इस पर किसी को क्यों शक नहीं हो रहा कि अगर वो इतना बड़ा माफिया बना तो कई लोगों का संरक्षण भी रहा होगा, उसके भी कई लोग लाभार्थी रहे होंगे, कई लोग साझीदार भी रहे होंगे। अतीक को रास्ते से हटाकर किसी ने राहत की सांस ली है क्या? अपराध की मामूली कहानियों में ऐसे एंगल होते हैं। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या में ऐसे एंगल नहीं होंगे, तब आप जरायम क्राइम की दुनिया के किस्सों से वाकिफ नहीं लगते हैं। 22 साल के लवलेश तिवारी, 18 साल के अरुण मौर्य और 23 साल के मोहित सिंह ने केवल पहचान और पैसे के लिए यह हत्या की है। इसे सुनकर आपको हंसी क्यों नहीं आई? तब और हंसी क्यों नहीं आई कि अतीक के आतंकी और पाकिस्तान से कनेक्शन होने पर इन तीनों को गुस्सा आ गया। यह सब अखबारों में रिपोर्ट हुआ है और मैं वहीं से उठाकर इन कहानियों को जोड़कर बता रहा हूं। इन्हीं खबरों को आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा और बहुत कुछ नहीं भी मिलेगा। यह उस काफिले का वीडियो है जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से यूपी लाया जा रहा था। तब गोदी मीडिया ने अतीक के पेशाब करने का सीधा प्रसारण कर भारत की पत्रकारिता की शान बढ़ाई थी। मगर इस वीडियो से आपको अंदाजा होता है कि पुलिस की नजर में यह कितना बड़ा अपराधी है और इसे सड़क मार्ग से ले जाना खतरों से खाली नहीं। इसलिए इतनी सुरक्षा है, पुलिस का काफी लंबा चौड़ा काफिला है। यह वीडियो मार्च का है। मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि 45 लोगों की टीम है। 27 मार्च को जेल प्रशासन के महानिदेशक आनंद कुमार का बयान छपा है कि प्रयागराज जेल में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। उच्च सुरक्षा वाले बैरक में रखा जाना था। 24 घंटे सीसीटीवी रहेगा। सेल के भीतर भी सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। रिकॉर्ड देखकर जेल कर्मी तैनात किए जाएंगे। उनके कपड़े में भी बॉडी कैमरा लगा होगा। एक वीडियो वॉल बनाकर 24 घंटे निगरानी की जाएगी। 24 घंटे। तो उस वीडियो से क्या हत्या के समय की तस्वीरें हासिल कर ली गई हैं? आप प्रयागराज की अदालत की इस तस्वीर को देखिए। इस वीडियो में आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। यहां जब अतीक अहमद को पेश किया जाना था तब कितने पुलिस वाले नजर आ रहे हैं? हथियारबंद पुलिस वालों से अदालत का परिसर छावनी में बदल गया है। यह बताने का इतना ही मकसद है कि कोई इस तरह का माफिया इतनी पुलिस की मौजूदगी में लाया ले जाया जा रहा हो, उसके बीच में घुसकर उसे मार देने वाला केवल पहचान और पैसे के लिए यह काम कर सकता है क्या? खासकर तब जब यूपी पुलिस की 2 दिन पहले असद और गुलाम के एनकाउंटर पर चर्चा हो रही थी और तारीफ की जा रही थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव प्रताप और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल द खबरीलाल। आज फिर हाजिर हूं एक और बड़ी खबर के साथ। जी हां, खबर बिल्कुल वैसी ही है जैसा आपने थंबनेल देखा है। बस कुछ देर इस खबर में आप बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश कीजिए ताकि आपको समझ में आ सके कि रवीश कुमार जी अपनी रिपोर्ट में क्या तथ्य सामने लेकर आए हैं और यह घटना या जो मामला हुआ है उसके पीछे किस तरह के लोगों का हाथ हो सकता है, या ये भी कि इस पूरे घटनाक्रम को करवाने वाले लोग किस तरह के या किस लेवल के हो सकते हैं। अब आप नवभारत टाइम्स में राहुल पराशर की छपी एक रिपोर्ट को भी सामने रखिए। यह रिपोर्ट 17 मार्च को छपी है। इसके ऑनलाइन संस्करण में बताया गया है कि यूपी पुलिस ने 6 साल में 10,000 एनकाउंटर किए हैं। 10,000। 189 अपराधियों को मारा गया है। 10,814 एनकाउंटर की संख्या है।
कायदे से इसी पर अलग से बहस होनी चाहिए, लेकिन अभी इसी के हवाले से एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। गोदी मीडिया और कई बार सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता और तमाम अन्य समर्थक कभी साफ साफ तो कभी इशारे में एनकाउंटर का समर्थन करते नजर आते हैं, बताते हैं कि अपराधियों में खौफ कायम हो गया है। तब फिर उसी यूपी में 3 अपराधी अति अत्याधुनिक पिस्टल से अतीक और अशरफ को मार देते हैं, तब जब वहां हथियारबंद पुलिस मौजूद थी और खबरों के अनुसार पुलिस गोली तक नहीं चलाती। यह घटना हुई है या होने दिया गया है, इस प्रश्न के साथ इस पर तो सोचिए कि इन अपराधियों के जो डिटेल आए हैं उससे तो यही लगता है कि ये तीनों बहुत मामूली किस्म के अपराधी रहे हैं, या फिर अभी पुलिस इनके बारे में बहुत डिटेल पता नहीं लगा सकी है। याद रखिए, इनके पास जो पिस्टल है उसकी कीमत 5 से 7 लाख बताई जा रही है, जबकि ये तीनों गरीब घर के बताए जा रहे हैं। तो क्या कोई मास्टरमाइंड नहीं रहा होगा? सोचते रहिए, सोचा भी कीजिए। क्या यह बात इतनी हल्की है कि इसे छोड़कर अतीक की कहानी बताई जा रही है? बताई जानी चाहिए। उसके दुर्दांत आपराधिक इतिहास से कौन इनकार कर रहा है? मगर यहां सवाल तो दूसरा है कि इतनी पुलिस की मौजूदगी में 2 लोगों को लाइव कैमरे पर गोली मार दी जाती है। इसमें कौन सी ऐसी बात है जिस पर यूपी की कानून व्यवस्था गर्व कर सकती है? यही वो कॉलविन अस्पताल है जहां अतीक और अशरफ की रात में हत्या हुई। इस जगह के बारे में इंडियन एक्सप्रेस के दीप्तिमान तिवारी ने अपनी रिपोर्ट में जो लिखा है उसे पढ़िए। दीप्तिमान लिखते हैं कि चौक से 29 सर्किल बनाए गए हैं जहां गोलियां गिरी हुई थी। हत्या जहां हुई वहां से मात्र 13 कदम चलकर अस्पताल के भीतर दाखिल हुआ जा सकता था। शनिवार रात 10 बजे धूमनगंज थाने से अस्पताल इन्हें लाया गया। पुलिस की 2 गाड़ियां थीं, किसी रिपोर्ट में 3 गाड़ियों का जिक्र है। साथ में 20 पुलिस वाले चल रहे थे। अस्पताल के परिसर में पार्किंग की काफी जगह थी, फिर भी गाड़ी गेट के बाहर रोक दी गई। अतीक और अशरफ को यहीं उतारा गया और पैदल ले जाया जाने लगा, जैसा कि एक दिन पहले के इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इस वीडियो को देखते हुए और एक्सप्रेस की रिपोर्ट को साथ पढ़ते हुए कई चीजें नजर आती हैं। दीप्तिमान लिखते हैं कि मीडिया को पता था कि अतीक और अशरफ को पुलिस अस्पताल ले जा रही है, थाने से ही पीछा कर रहे थे, मगर पुलिस ने इंटरव्यू करने नहीं दिया। लेकिन गाड़ी से उतरने के बाद 2 कदम ही चले थे कि मीडिया ने दोनों को घेर लिया। पहले दोनों ने बात नहीं की, मगर उसके बाद माइक की तरफ मुड़ गए। जवाब अभी निकलता उससे पहले गोलियां निकल गईं। लवलेश तिवारी ने फायर कर दिया। कासगंज का अरुण मौर्य, हमीरपुर का सन्नी भी साथ में गोली चला रहा था। पत्रकार भागने लग गए और अपराधी गोलियां चलाते रहे। 1 मिनट से भी कम समय में सब हो गया। दीप्तिमान की इस रिपोर्ट में ध्यान देने वाली बात यह है कि मीडिया कैसे अतीक और अशरफ के करीब पहुंच जाता है, साथ साथ अपराधी भी। दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर जो छपा है उसे गौर कीजिए। इसमें गिरफ्तार लड़कों का बयान है कि हत्या के 1 दिन पहले अस्पताल की रेकी की थी, मुआयना किया था। मगर उसी जागरण की एक और खबर में यह छपा है कि अस्पताल के डॉक्टरों को पता ही नहीं था कि अतीक को लाया जा रहा है। यह बात कई और जगहों पर छपी है। तब इन्होंने अस्पताल का मुआयना किस जानकारी के आधार पर किया होगा? डॉक्टर को ही पता नहीं है, इन तीनों को कैसे पता हो गया? क्योंकि इन्हें पहचान और पैसा कमाना था, हद ही है। मीडिया में छपा है कि फर्जी पहचान पत्र बना लिया, मगर क्या अस्पताल में मीडिया का जो भी गया उनसे पहचान पत्र मांगा जा रहा था? किसने चेक किया? लोकल पत्रकारों को पता होता है कि साथ में कौन खड़ा है। 3 लोग एकदम से नए हों, किसी ने तो नोटिस किया ही होगा। अब आप धूमनगंज थाने का यह वीडियो देखिए। यह भी घटना से पहले का है। अतीक अहमद को यहां पूछताछ के लिए लाया गया। यहां पर मीडिया को थाने से बहुत दूर रोक दिया गया। जैसा कि आप बैरिकेड को देख रहे हैं, मीडिया की रिपोर्टिंग इस बैरिकेड के पीछे से हो रही है। अगर मीडिया को करीब आने दिया गया होता तो पुलिस की गाड़ी से उतरते हुए और थाने में आते जाते अतीक अहमद का वीडियो भी मिल जाता। अतीक अहमद की तस्वीर मिली या नहीं इसका दावा तो हम नहीं कर सकते, मगर यह एक वीडियो बता रहा है कि उस दिन मीडिया को निश्चित दूरी रखने का कोई निर्देश जरूर रहा होगा। तभी यहां पर सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या अतीक और अशरफ को पहले कभी मीडिया से इस तरह मिलने दिया गया या मीडिया को दोनों के करीब आने दिया गया,
जिस तरह से हत्या के समय मीडिया के करीब इन दोनों को जाने दिया गया या मीडिया इनके नजदीक पहुंच गया। यह वीडियो भी हत्या से एक दिन पहले का है, जब अतीक अहमद को फतेहपुर कौशांबी के लिए ले जाया जा रहा था। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा मजबूत है और पुलिस की कई गाड़ियां हैं। हत्या वाले दिन जब पुलिस की गाड़ी से ले जाया गया तो गाड़ियों की संख्या कितनी थी, पुलिस बल कितने थे और फतेहपुर ले जाए जाते समय कितने पुलिस वाले थे, यह सब जांच का विषय है। अमर उजाला में अनूप ओझा की रिपोर्ट की हेडिंग देखिए, हिरासत में अतीक अशरफ की हत्या पुलिस की लापरवाही का नतीजा। रिपोर्ट में अनूप लिखते हैं कि पुलिस की तरफ से हर कदम पर चूक हुई है। रिमांड के दौरान जहां माफिया और उसके भाई के वकील को भी 100 मीटर दूर रहने की इजाजत कोर्ट ने दी थी, वहां मेडिकल मुआयने से पहले अस्पताल के गेट पर मीडिया कर्मियों को सवाल करने की छूट कैसे दी गई, इसका जवाब ढूंढा जा रहा है। अनूप ओझा ने लिखा है कि जिस माफिया अतीक की पेशी के दौरान सुरक्षा में 1000 से अधिक पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवान लगाए जा रहे थे, जेल से बायोमेट्रिक लॉक वाली प्रिजन वैन में लाया जाता था, उसे 2 दिन से धूमनगंज पुलिस थाने की साधारण जीप में लेकर घूमती रही। अनूप आगे लिखते हैं कि इतना ही नहीं, उमेश पाल हत्याकांड में प्रयुक्त असलहों की बरामदगी के लिए कसारी मसारी के जंगल में भी पुलिस अतीक अशरफ को लेकर जीप से ही टहलती देखी गई। इस दौरान एक ही हथकड़ी की चेन में दोनों भाइयों के हाथ बांधकर घुमाया जाता रहा। 3 दिनों से लगातार रात को पुलिस चिकित्सकीय परीक्षण के लिए लेकर अतीक अशरफ को पहुंचती रही। ऐसे में बार बार चिकित्सकीय परीक्षण कराने की वजहों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। धूमनगंज के इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्य का कहना था कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जबकि अस्पताल के गेट पर शूट आउट से चंद सेकंड पहले तक अतीक सहज तरीके से बात करता नजर आ रहा था। अशरफ ने भी स्वास्थ्य संबंधी किसी तरह की दिक्कत का जिक्र नहीं किया था, यानी ऐसी नौबत नहीं थी कि दोनों भाइयों को लेकर अस्पताल जाया जाए। तो बने रहें आप हमारे साथ और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करना न भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही खबरों के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सकें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।